वेलकम टू द 10th सेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, एंड दिस विल बिल्ड अपॉन द लास्ट टू सेशंस दैट वी हैड। जो पहला मेंटेनेंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था और दूसरा आउटसोर्सिंग और लीजिंग था। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 19 है। अच्छा जी, मेंटेनेंस जो है उसको जब आप मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्ली सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है वो मेंटेनेंस की प्लानिंग होती है। और ये आप 3 लेवल्स पे करते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे। इन हर 3 लेवल पे मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं जो आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क्स के थ्रू देखने होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे डिसीजंस की ज़रूरत होती है और डिसीजन नहीं किए जा सकते। ना टॉप मैनेजमेंट कर सकती है, ना मिडिल सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट कर सकती है, और ना एग्जीक्यूशन वाले लोग कर सकते हैं जब तक एक फ्रेमवर्क के तहत काम ना हो रहे हो। तो आज हम देखेंगे कि वो फ्रेमवर्क्स क्या हैं और उनके अंदर कौन से पार्ट्स हैं और उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल के इश्यूज होते हैं मेंटेनेंस प्लानिंग में, वो आइडिया ये होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके साथ मेंटेनेंस के गोल्स को अलाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है डिलीवरी का एक एक मुल्क को, और इट्स अ बिग साइज कॉन्ट्रैक्ट, तो दे नो, यानी द ऑर्गेनाइजेशन हेड्स नो कि कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें प्लांट को डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने डिलीवरीज करनी है। तो ऑब्वियसली फिर आपको अपनी मेंटेनेंस भी उसके साथ अलाइन करनी होगी। इसी तरह मे बी स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि एक्सपेंशन करनी है और एक नई जगह पे नई एक प्लांट आना है, उसकी इक्विपमेंट आनी है। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस को रिस्ट्रक्चर करना होगा, सारे सिस्टम को। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल पे बड़ा इशू ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मेंटेनेंस के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करें। टेक्टिकल लेवल पे फिर इशू ये होता है कि जब स्ट्रेटेजिक लेवल से आपको डायरेक्शन मिल गई, तो आप फिर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को उस शक्ल में लेके आते हैं जो कि उन गोल्स को फुलफिल कर सकें। जैसे आपको पता चल गया कि सो एंड सो टाइम इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सो एंड सो प्लांट, तो फिर उन उस मेंटेनेंस में काम क्या होंगे, लोड क्या होगा, एचआर से रिलेटेड, मटेरियल एंड स्पेयर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप फोरकास्ट करते हैं कि किस वक्त हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और फिर उन चीज़ों को अवेलेबल करना उस वक्त। वो लोग, वो इक्विपमेंट, वो स्पेयर्स एंड मटेरियल्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई चाहिए मेंटेनेंस के लिए, इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए मेंटेनेंस के लिए, और ऑब्वियसली वो जिस चीज़ की मेंटेनेंस होनी है उसको अवेलेबल करना। ये टेक्निकल लेवल के डिसीजन होते हैं। और फिर प्लान करना कि हमें अब पूरा साल, फर्ज करें 6 महीने ऐसे होते हैं जिसमें एक्सटेंसिवली मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं और 6 महीने में कम होती हैं। तो फिर उस लोड को बैलेंस कैसे करना है, अपनी कैपेसिटी कैसे प्लान करनी है कि हमारे पास किस वक्त कितने रिसोर्सेज हों, हम सही तरह उन 12 के 12 महीनों में अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। और सबसे नीचे ऑपरेशनल लेवल, जिसमें आप फिर, जब आपके टेक्निकल लेवल ने आपको बता दिया कि लोड क्या होगा, तो फिर आप डिटेल में वर्क ऑर्डर्स प्लान करते हैं कि एक एक इक्विपमेंट पे क्या काम होगा। थोड़ी देर में देखेंगे कि वर्क ऑर्डर में क्या डिटेल्स होती हैं, और उनको फिर शेड्यूल करके वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। अब मेंटेनेंस प्लानिंग स्ट्रेटेजिक, तो मैंने आपको बताया कि द आइडिया इज टू अलाइन द मेंटेनेंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। टेक्निकल लेवल पे बेसिकली जो आप मेंटेनेंस लोड की फोरकास्टिंग करते हैं, यानी किस वक्त कितनी मेंटेनेंस करनी है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और उनको कैसे लाइन अप करना है, उसमें प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों मेंटेनेंस हो सकती हैं। प्लान्ड ऑब्वियसली अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि उसके सोर्स क्या होता है। अनप्लान्ड जो है वो जिसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, वो फेलियर पे आती है, और वो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता नहीं होता कि उसने कब आना है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने लोड फोरकास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, और जो आपने लोड फोरकास्ट कर लिया फिर उसके मुताबिक आप अपनी कैपेसिटी को प्लान करते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे
जो आपके मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं उनमें आपको दो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। एक तो ये जो राइट साइड पे हमारे फिगर डायग्राम है, इसके अंदर लेफ्ट साइड पे लिखा है प्रोडक्शन ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट्स, यानी आपने अपने काम को अलाइन करना है विद विद द प्लानिंग ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, यानी सेल्स और मार्केटिंग ने जो उनको टारगेट दिए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने अपना एक प्लान बनाया होगा कि हम इस महीने इतनी प्रोडक्शन करेंगे, इस महीने इतनी करेंगे। तो उनके साथ आपने काम करना होता है कि उसके अंदर से स्पेस निकाली जाए उस सारे टाइम के अंदर से कि मेंटेनेंस की जा सके। और दूसरी तरफ आपका अपने मेंटेनेंस के सपोर्ट फंक्शंस होते हैं जिनको आपने रेडी करना होता है। और वर्क ऑर्डर जब आप बना लेते हैं तो फिर उनको प्लान करना, वर्क ऑर्डर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर शेड्यूल करना कि सो एंड सो टाइम पे मेंटेनेंस इज़ आर प्लान, और फिर एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करना। ये तीन स्टेप्स होते हैं वर्क ऑर्डर पे प्रोसीड करने के। तो ये जो लोड फोरकास्टिंग है, बेसिकली ये क्या है, इट्स आपने असेस करना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मेंटेनेंस वर्क दैट विल कम योर वे इन मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 1 ईयर, या जो भी आपका प्लानिंग होराइजन है। और इसके अंदर प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों काम आएंगे। और जब आपके पास प्लान्ड ऑब्वियसली आएगा, मे बी ओईएम की ओईएम ने जो आपको एक मेंटेनेंस प्लान बना के दिया हुआ है, जिसको हम पहले बात करते रहे कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जिसके अंदर से वीकली, मंथली, मे बी इवन डेली, इसी तरह 6 मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रूटीन्स आपने करनी होती हैं। वहाँ से आप उस इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम से निकालते हैं कि अब कौन कौन सी किस किस इक्विपमेंट की ड्यू हो गई हैं, उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए और क्या क्या स्पेयर्स चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट और टूल्स चाहिए। और ये वो चीज़ें जो ओईएम से आई हैं, जो चीज़ें आपने खुद बनाई है, यानी फॉर एग्जांपल आप खुद ओईएम है, तो उस आपने ये चीज़ बनाई है और ख़ुद यूज़ कर रहे हैं या बेची है आपने, तो फिर आपने डिज़ाइन स्टेज पे मेंटेनेंस की क्या शेड्यूल बनाए थे, ये वहाँ से लोड फोरकास्ट के लिए इंफॉर्मेशन आएगी। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में मिड टर्म से पहले पढ़ा था कि डिज़ाइन पे सर्टन चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता होता, आप उसका डिज़ाइन यूजेज तो रखते हैं और ये भी बताते हैं जो चीज़ आपसे खरीद रहे होते हैं उन लोगों को कि आपने इसको इतने घंटे दिन में इस्तेमाल करना है और इस पे इतना लोड डालना है, इतनी इंटेंसिटी से यूज़ करना है। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें चेंज होती हैं, उन लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर आप अपने लोड को, मेंटेनेंस लोड को रिवाइज भी करते रहते हैं बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ द इक्विपमेंट और उस पे उसको कितना लोड किया गया। अब फोरकास्ट करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे इनको शुरू करने से पहले एक क्विक हम जहन में एक कुछ सिनेरियो बना लेते हैं कि हमने किस चीज़ को फोरकास्ट करना है। लेट्स से कि आप एक आपके पास एक बड़ी ऑयल, क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है। तो उसमें क्या होता है कि एक साइड से कार्गो शिप्स आ रहे होते हैं जो कि आपको लंबी लंबी पाइपलाइंस के थ्रू आप तक ऑयल पहुंचाते हैं। अब वो पाइपलाइंस जो होती हैं उनमें जगह जगह पे कपलिंग्स होती हैं, यानी दो पाइपों को आपस में जोड़ना, और फिर जगह जगह पे वॉल्व्स होते हैं, कहीं पे आप बंद करना चाहें। फिर बहुत सी जगहों पे मेंटेनेंस के लिए या मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट लगी होती है कि यहाँ से हम रोबोट व्हीकल डालेंगे, वो ट्रेवल करके एंड तक जाएगी और अंदर कोई रस्ट वगैरह है तो हमें बताएगी। इसी तरह फिर उसके माउथ पे जहाँ पे शिप ने जुड़ना होता है वहाँ पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के शिप्स का के जो गियर्स होते हैं वो जुड़ सकें आके और वहाँ पे ऑयल सप्लाई कर सकें। आपके एंड पे जहाँ पे पाइपलाइन आपके पास पहुँच जाती है, वहाँ पे आपने उस पाइपलाइन को डिवाइड करके मुख्तलिफ टैंक्स तक लेके जाना है। तो अगेन मुख्तलिफ किस्म के वॉल्व्स और पाइप स्ट्रक्चर्स आते हैं। फिर आप टैंक, वहाँ पे पंप्स लगे होते हैं बहुत सी जगहों पे, जो कि पंप्स भी मल्टीपल, एक एक टैंक के लिए 2 से 3 पंप्स हो सकते हैं एक किस्म के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही किस्म का ऑयल आए, ऑयल की टाइप भी चेंज हो सकती है।
इसी तरह फिर एक ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आपका टैंक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल के लिए हो, एक अलग हो, तो फिर इन चीज़ों के लिए पीछे आइसोलेशन के सिस्टम्स हो सकते हैं कि मेन पाइप से इस दफ़ा खाली डीजल आ रहा है, तो फिर पेट्रोल की लाइंस को आइसोलेट करना है तो आइसोलेशन के लिए अलग वाल्व्स होंगे। फिर जब आप टैंक के अंदर डाल देंगे तो टैंक का अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्योंकि किसी फ्यूचर में आपने उसकी क्लीनिंग करनी होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट की हुई होगी कि जब इसमें पेट्रोल आएगा तो अंदर से इसमें इस किस्म का पेंट होना चाहिए, डीजल आएगा तो इस तरह होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसी तरह फिर उस टैंक को सिक्योर करने के लिए, यानी ऊपर से उसके कुछ कवरिंग होगी, उसके अंदर फ्यूम्स वगैरह ना हो, उसके लिए एग्जॉस्ट्स होंगे, वगैरह वगैरह। इसी तरह फिर ये आपकी सप्लाई साइड होगी, फिर आपकी डिलीवरी साइड होगी, जिसमें आप अपने टैंक से ये जो गाड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम फ्यूल टैंकर्स कहते हैं, उन तक पहुंचाएंगे, तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम होगा। तो इन फॉर एग्जांपल अब आपने फोरकास्ट ये करना है कि कितने पंप्स इस बार, लेट्स से कि 500 पंप्स लगे हुए हैं आपके इस सारी अरेंजमेंट में, तो इस बार मुझे कितने पंप्स को मेंटेन करना पड़ेगा अगले 3 महीनों में। अब एक तो आपके पास डेटा आ गया ओईएम का, फर्ज करें कोई नई नई इक्विपमेंट है, उस पता चल गया कि 25 पंप तो वहां से आ रहे हैं। अब आधे टैंक जो है वो बहुत पुराने हैं और ओईएम की वारंटी और इवन उसकी एप्लीकेबिलिटी भी एक्सपायर हो गई है। तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप हिस्टोरिक डेटा को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, अ, कि हमारे पास अ, इस सर्टेन एज की जब मशीनरी एंड इक्विपमेंट होती है, फर्ज करें 10 साल पुरानी, तो अट एवरेज हमारे पास 50 पंप मेंटेन होने के लिए आते हैं। जब वो 15 साल की हो जाती है तो 60 पंप आने शुरू हो जाते हैं। जब वो 20 साल की हो जाती है तो 100 पंप आने शुरू हो जाते हैं 500 में से। तो इस तरह आपके पास एक हिस्टोरिकल डेटा होगा, उन सबको आप कंबाइन करके और थोड़ा सा उसको एक्सट्रैपोलेट कर देंगे, यानी अगर आपका डेटा 10 साल की बता रहा है तो आज 11वां साल है, तो आप 11वें साल के लिए उसमें कुछ एडिशंस कर देंगे, 9वां साल है तो कुछ डिलीशंस कर देंगे, और फिर बताएंगे कि आपके ख्याल में कितने पंप्स आ रहे हैं। इसी तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी की, कि थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं। तो अगर आप नंबर्स ले रहे हैं ईयर्स के हिसाब से और एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये नंबर्स रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बीच में तो इस तरह की चेंजेस आ गई हैं कि हमने फ्यूल की नेचर ही चेंज कर दिया, अब हम वो वाला फ्यूल ले ही नहीं रहे, तो पता नहीं इस बार कितने पंप आएंगे। तो वहाँ पे फिर आप क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स में यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक को कहते हैं पैनल कंसेंसस, एक को कहते हैं डेल्फी मेथड। पैनल कंसेंसस बेसिकली आप एक फोरकास्ट बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं कि आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक जगह पे बुला लेते हैं, जो कि मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे होते हैं। कोई ऑपरेशंस का बंदा होता है, कोई मेंटेनेंस का बंदा होता है, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का ना हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो जो इस तरह के काम कर चुका हो। अ, और उनके एस्टिमेट्स को आप एवरेज आउट करते हैं, लेकिन उनके एस्टिमेट बनाने से पहले बहुत अच्छी तरह उनके सामने प्रॉब्लम को रखते हैं, उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो एक अच्छा एस्टिमेट आपको दे सकें। और आखिर में जब उनका कंसेंसस हो जाता है तो वो उस नंबर को आप यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड डेल्फी मेथड है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये मोर और लेस पैनल कंसेंसस से की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन ये लोग आपस में मिलते नहीं हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें एक्सपर्ट से आप इंडिविजुअली पूछते हैं, दे डोंट सिट इन सिंगल प्लेस एंड डिस्कस। आइडिया ये है कि वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6-7 एक्सपर्ट्स को बिठा लेंगे तो वहाँ पे ग्रुप थिंक शुरू हो जाती है, वहाँ पे कोई एक बंदा डोमिनेट कर सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और बाकी कहें कि हाँ ये बात तो जो कह रहा है ठीक ही होगी, मैं क्यों इसको चेंज करूँ। तो आप क्या करते हैं कि फिर हर एक के आर्गूमेंट्स को समराइज करके दोबारा शेयर करते हैं वापस सब लोगों के साथ, कि वहाँ से इनपुट आई है, आपके ख्याल में आपने जो ये बोला था वो ठीक है या आप उसको चेंज करना चाहेंगे। तो करते करते आप कंसेंसस तक पहुँचते हैं, उसको डेल्फी मेथड कहते हैं। क्वांटिटेटिव मैंने जैसे आपको बताया कि ये नंबर्स पे बेस करता है, और ये जो आपके सामने राइट साइड पे तस्वीर बनी है, ये फिर इस तरह का एक लोड फोरकास्ट बनता है। लेट्स अज्यूम कि मंथ्स लिखे हुए नीचे, नंबर 1 इज जनवरी, तो नंबर 13 इज जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो वो फिर
इस आपके पास इस तरह का एक फोरकास्ट आता है और आप फिर इसके अंदर कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं कि अभी मुझे ऑन एवरेज पहले 6 महीनों में कम लोड आ रहा है मेरे पास, और अगले 9 महीनों में 10 महीनों में ज़्यादा लोड आ रहा है। तो फिर अकॉर्डिंगली आप अपने उसके लिए जो जो अरेंजमेंट्स करनी होती हैं उनको इवन आउट करते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आप किसी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को एडवांस कर दें, अ, जल्दी कर दें, ताकि आपका लोड बैलेंस हो जाए। क्योंकि आपको मेंटेनेंस करने के लिए हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट्स बुलवाने पड़े, ओईएम से कुछ चीज़ें एयरलिफ्ट करवानी पड़े, कोई स्पेशल इक्विपमेंट किराए पे लेना पड़े, तो उसको कॉस्ट कम रखने के लिए आप फिर बैलेंस आउट करते हैं। इसमें जो एक टर्म यूज़ होती है वो ये नीचे लिखी हुई है, रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर। यानी हिस्टोरिक तौर पे ये पंप कितने अरसे बाद फेल होता है। तो फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहे हैं कि हर 10 महीने बाद फेल होता है। अभी अगर उसका 8वां महीना आ गया है और वो आपको इस वक्त 9वें या 8वें में जो 8 या 9 लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, तो इसमें उसकी मेंटेनेंस पड़ रही है और 10 महीने के हिसाब से। लेकिन आप उसको 5th में ही कर लेते हैं कि 10 के बाद तो इसने ऑन एवरेज फेल होना, या तो मैं 7 के बाद मेंटेन कर लेता हूँ। तो इस तरह आपका लोड बैलेंस हो जाता है। अच्छा जी, मेंटेनेंस हमने यहाँ पे लोड, पहले वो लोड फोरकास्टिंग की बात की है। जो आपको लोड पता चल गया तो आप कैपेसिटी प्लान करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग क्या चीज़ है? इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस रिसोर्सेज नीडेड टू मीट द मेंटेनेंस लोड। यानी आपको पता चल गया लोड क्या है, अब फैसला करना है कि एचआर कितनी चाहिए, स्पेयर्स और मटेरियल्स कितने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन रिसोर्सेज को बेसिकली 4 कैटेगरीज में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है एचआर, यानी वो लोग जो मेंटेनेंस करेंगे। इसके अंदर ऑब्वियसली नंबर्स, वो लोग कितने होंगे, उनकी वेजेस कितनी होंगी, उनकी एक्सपर्टीज क्या क्या होगी, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो क्या क्या ट्रेनिंग होगी। फिर स्पेयर्स एंड मटेरियल्स। जनरली स्पेयर्स उन पार्ट्स को कहते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ये कहीं पे कोई छोटी मोटर हो सकती है, गैस्केट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बेल्ट्स हो सकती हैं। और मटेरियल्स जनरली स्पीकिंग कंज्यूमेबल्स को कहते हैं। आपको कोई ऑयल्स चाहिए, कोई आपको सफाई की चीज़ें चाहिए, कोई आपको केमिकल्स ऐसे चाहिए जिससे कोई रस्ट या कोरोजन रिमूव करनी है। तीसरी चीज़, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट एंड टूल्स। बहुत सारे टूल्स आपको चाहिए होते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। आपको हो सकता है कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए हो टेस्टिंग्स वगैरह करने के लिए। इसी तरह हो सकता है कि ये जो मेंटेनेंस है ये एक पर्टिकुलर फैसिलिटी पे हो, ये ऑन उस जगह पे ना हो जहाँ पे वो पार्ट लगा हुआ है या इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसको उठा के कहीं पे ले जाना हो किसी फैसिलिटी में। और फाइनली इंफॉर्मेशन। तो इन सब चीज़ों को, इनमें से कौन सी चीज़ कितनी चाहिए और कब चाहिए, इसको कहते हैं हम मेंटेनेंस कैपेसिटी प्लानिंग। तो इसमें एचआर को अगर हम फर्ज करें, फॉर एन एग्जांपल देख लें, तो उसके एनालिसिस के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितने वर्कर चाहिए, किस ट्रेड के, किस स्किल के कितने लोग चाहिए, और बैकलॉग कितना है हमारे पास, क्या हम किसी बैकलॉग को आगे शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं। यानी फॉर एग्जांपल अभी 10 लोग चाहिए लेकिन बहुत सा काम पीछे का भी आगे आना है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा लोग चाहिए। फिर आपकी ओवर टाइम कैपेसिटी कितनी है। यानी आप ह्यूमंस के टर्म्स में, इवन समटाइम्स मशीनरी के टर्म्स में भी, वो ओवर टाइम एक अच्छा बफर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बिल्ड करें, आप अपने ही लोगों को ओवर टाइम दे के उनसे ज़्यादा काम करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मेंटेनेंस आउटसोर्स करनी है, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसकी मेंटेनेंस कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपने देखनी होती है एनालिसिस के लिए। तो ओवरऑल ऑब्वियसली आइडिया ये है कि मेंटेनेंस की कॉस्ट कम से कम हो और बैकलॉग भी कम कम से कम हो। आप इस तरह अ, एस वो कैपेसिटी प्लान करें मेंटेनेंस के लिए जिसमें कम से कम पैसे लगें और कम से कम फोरकास्ट हो। तो ये प्लानिंग के लिए आपको डिटर्मिनिस्टिक तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्टोकेस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो इजीली डिटरमिन की जा सकती हैं। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की,
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के फ़र्क में। तो क्वांटिटेटिव में हमने बात की नंबर ऑफ पंप्स, इतने घंटे चला, इतने साल चला, इतने अरसे बाद मेंटेनेंस के लिए आएगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है कि हमें पंप्स का नंबर भी पता है, हम उसको इजीली प्लान भी कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक, विच कैन बी डिटर्मिन्ड। और स्टोकेस्टिक का मतलब होता है वो चीज़ें जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, यानी आपको क्लियरली नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल ये पंप्स तो बाहर लगे हुए थे ना, नज़र आ रहा है कि ये रस्टी है या नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई पंप सील्ड लगे हुए हैं और आप प्लांट को बंद करेंगे तो पता चलेगा कि उस पंप की कंडीशन क्या है। तो दिस इज स्टोकेस्टिक। इसमें इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, डिटर्मिनिस्टिक में अनसर्टेनिटी कम होती है। तो ये इनका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से ओवरलैप नहीं है, मतलब वो नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि क्वांटिटेटिव के अंदर ही आधी चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक हों, यानी उनमें कोई आपने जो क्वांटिटीज एस्टिमेट करनी है दे आर इजी टू एस्टिमेट, आप उनको डिटर्मिन कर सकते हैं, उनको हम डिटर्मिनिस्टिक मेथड से करते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर ही कुछ ऐसी क्वांटिटीज हों जो कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, उनके अंदर एम्बिगुइटी है या अनसर्टेनिटी है, तो उनको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक। फोरकास्टिंग करनी है हमने, प्लानिंग करनी है उसकी। ऑपरेशनल, अभी तक हम टेक्निकल लेवल की बात कर रहे थे, ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग के मकासद क्या होते हैं। पहला मकसद कि आप टाइम पे अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी कंप्लीट कर लें, उस दौरान कोई हादसे भी ना हो, और उसमें कॉस्ट और लोगों के हिसाब से एफिशिएंट भी हो वो। प्रोडक्शन लॉस टाइम कम से कम हो, यानी आप मेंटेनेंस जितना टाइम में प्लान हुई थी उसके अंदर अंदर या उससे भी कम में भी पूरा कर लें तो मेंटेनेंस की वजह से प्रोडक्शन टाइम नहीं लूज़ होगा। फिर लेबर्स और मटेरियल्स को ऑप्टिमाइज़ करना, जैसे हमने पीछे बात की कि लोड्स को ऐसे बैलेंस करें कि लोग ऑप्टिमली काम करें और कम से कम टाइम में हो जाए। जिस जगह पे जितने रिसोर्स चाहिए उतने रिसोर्स एलोकेट करें, और इसमें डिलेज को मिनिमाइज किया जाए। यानी ऐसा होता है कि आप शेड्यूल तो कर लेते हैं, प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पे फिर डिलेज आते हैं और आइडल टाइम, वो ऐसा टाइम गुजर जाता है जिस जो प्लान रखा हुआ तो हमने मेंटेनेंस के लिए होता है, प्लांट बंद किया होता है, लेकिन हम उसमें मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग में दो काम करने होते हैं। एक वर्क ऑर्डर प्लानिंग करनी होती है और उसको शेड्यूल करना होता है, और दूसरा मेंटेनेंस को शेड्यूल करना होता है।